इजराइल गाजा युद्ध के बीच एक तरफ सीजफायर को लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ शुक्रवार को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अचानक पीएम दफ्तर से गायब हो गए। बाद में खबर आई कि नेतन्याहू को अस्पताल में भर्ती किया गया है। इस खबर से देश में हलचल मच गई। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी इस बात की चर्चाएं होने लगी और बताया गया कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को शुक्रवार को नियमित मेडिकल जांच के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन हकीकत इससे कुछ आगे की है। इस जांच के दौरान नेतन्याहू को बेहोश किया जाएगा। यही वजह है कि उन्हें अस्थायी तौर पर देश की सत्ता किसी और को सौंपनी पड़ गई है। नेतन्याहू की गैर मौजूदगी में जस्टिस मिनिस्टर और उप प्रधानमंत्री यारिव लेविन को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया है। यानी जब तक नेतन्याहू ऑपरेशन थिएटर में रहेंगे तब तक देश का शीर्ष नेतृत्व उनके हाथ में रहेगा। इस दौरान डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कात्स को सुरक्षा मामलों की जिम्मेदारी दी गई है। वो नेतन्याहू की गैर मौजूदगी में सिक्योरिटी कैबिनेट की अगुवाई करेंगे। नेतन्याहू के पहले भी हो चुके हैं ऑपरेशन। ऐसी सर्जरी उनकी पहले भी हो चुकी है। दिसंबर 2023 में बेंजामिन नेतन्याहू की प्रोस्टेट की सर्जरी हुई थी। वहीं मार्च 2024 में हर्निया की सर्जरी के लिए पूरी तरह उन्हें बेहोश किया गया। इसी महीने यानी मई में ही नेतन्याहू को तेज फ्लू हो गया था, जिसके चलते उन्होंने कुछ दिन तक काम भी मिस किया। पेसमेकर और हार्ट की दिक्कत भी उन्हें रह चुकी है। वहीं 2023 में नेतन्याहू को पेसमेकर लगाया गया था। इससे पहले उन्हें डिहाइड्रेशन के कारण अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बाद में डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें दिल से जुड़ी बीमारी भी पहले से है, जिसे हार्ट कंडक्शन प्रॉब्लम कहा जाता है। हालांकि नियमों के मुताबिक प्रधानमंत्री को हर साल मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक करनी होती है, लेकिन नेतन्याहू ने 2016 से 2023 तक की कोई भी रिपोर्ट जारी नहीं की है। जनवरी 2023 में जो रिपोर्ट आई उसमें कहा गया कि वो पूरी तरह स्वस्थ हैं, लेकिन 2024 में अब तक कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है। बहरहाल दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान के बीच एक न्यूक्लियर डील को लेकर बैठकों का दौर भी जारी है। इसी बीच ट्रंप ने भी दावा किया कि जल्द ही दोनों देशों के बीच न्यूक्लियर डील पर समझौते की बात बन जाएगी और इसका समाधान हो जाएगा। लेकिन खबर ये भी आई कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं ने कहा है कि वो ईरान की परमाणु सुविधाओं पर सैन्य हमला करने की अनुमति न दें और इसके बजाय एक नए परमाणु समझौते पर बातचीत करने का प्रयास करें। खाड़ी देशों के नेताओं सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद और कतर के अमीर तमीम अल थानी ने ईरान के खिलाफ किसी भी सैन्य कार्रवाई के परिणामों के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की है। तीनों ने इस बात पर जोर दिया कि ईरानी परमाणु स्थलों पर हमला करने से जवाबी कार्रवाई की संभावना बढ़ जाएगी और उनके देश भी हमले की जद में आ सकते हैं। उनमें से प्रत्येक के पास अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं जो क्षेत्रीय संघर्ष की स्थिति पर निशाना बन सकते हैं। गजा की शदीद गर्मी में देर अल बलहा इलाके के एक बड़े गोदाम के सामने हजारों लोग भूखे प्यासे बैठे थे। गोदाम है यूनाइटेड नेशंस के वर्ल्ड हेल्थ प्रोग्राम का। इंतजार था कि अनाज बटेगा। आसपास इस्राएली फौजी पहरा दे रहे थे, लेकिन भूख की शिद्दत का क्या करें? वो कुछ नहीं देखती। अपनी भूख तो बर्दाश्त कर लें, लेकिन बच्चों को भूख से तिल तिल मरते कैसे देखें? उनमें से ज्यादातर लोगों को तो याद ये भी नहीं कि उन्होंने पेट भर के आखिरी बार कब खाना खाया था। जब इंतजार ने जवाब दे दिया तो लोहे की दीवारें तक भूखे गजा वालों को ना रोक सकी। इस वीडियो को जिसने भी देखा वो दहल गया। हजारों की भीड़ यूएन के इस गोदाम पर टूट पड़ी। दीवारें तोड़ी गईं, दरवाजे उखाड़े गए और अंदर पड़ा आटा, चावल, जो कुछ था जैसा था हाथ लगा लोग अपने और अपने बच्चों के लिए ले गए। भगदड़ में 4 लोगों की मौत हो गई, 2 कुचलकर और 2 इस्राएली फोर्स की गोलियों से मारे गए। रोटी के लिए आए थे और मौत नसीब हुई। रेड क्रॉस अस्पताल ने बताया कि जख्मियों में महिलाएं और बच्चे भी हैं जिन्हें गोली लगी है। ये बलवाई नहीं थे, बस 80 दिनों की भूख के बाद भी जिंदा रहने की जद्दोजहद कर रहे हैं। वीडियो में इसके बाद ये देखा जा सकता है कि इस जद्दोजहद में जिसके हाथ जो कुछ भी लगा वो बेहद खुश नजर आ रहा है, जैसे उसे दुनिया की सबसे बड़ी नेमत मिल गई हो। गजा के लोगों का ये दर्द बताता है कि दुनिया में भूख इंसान से कुछ भी करवा सकती है, कुछ भी। यही वजह है कि इस्राएल ने गजा वालों के लिए इस हथियार का इस्तेमाल किया है। मार्च के मध्य यानी बीच रमजान में
इसराइल ने हमास के साथ सीज़फायर की खिलाफ वर्जी करते हुए हमले शुरू कर दिए और बीच रमजान ही गजा की रसद रोक दी। ये तीसरा माह पूरा हो चुका है, अब वहां भूखमरी के हालात हैं। 3 दिन पहले भी एसोसिएटेड प्रेस ने गजा की एक महिला का वीडियो जारी किया था। टूटे मकानों के बीच पड़े कूड़े कचरे या गार्बेज के ढेर से खाने का सामान चुनती इस महिला का नाम इस्लाम अबू ताइमा है। अपनी मासूम बेटी के साथ खाने के लिए सड़क किनारे कचरे के ढेर से इन्होंने आटा इकट्ठा किया। फिर एक रोटी का टुकड़ा मिला तो उसे धूल झटक कर रख लिया कि बच्चे खा लेंगे, कम से कम भूखे तो नहीं सोएंगे। ये है इस्राएली आक्रामकता के बीच गजा का रूह कपा देने वाला मंजर। वहां भूखमरी इस हालत में पहुंच गई है कि 11,000 बच्चों पर भूख से मौत का संकट है। इस्राएल की इजाजत से जो थोड़ी बहुत रसद जा भी रही है वो एक बड़ी आबादी के लिए नाकाफी है। तो गजा की ये महिला इस्लाम अबू ताइमा एक थैली में भरकर कूड़े से चुना हुआ खाना ले जा रही है और कहती हैं कि हम इसे उबालेंगे और खा लेंगे। अब वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी WFP का भी बेहद जज्बाती बयान आया है। बयान में कहा गया है कि हजारों भूखे लोग हमारे गोदाम पर टूट पड़े। गजा में हालात बेकाबू हो चुके हैं। अब सिर्फ एक रास्ता है, खाने पीने के सामान में जबरदस्त इजाफा किया जाए, तभी लोगों को भरोसा हो पाएगा कि वे भूख से नहीं मरेंगे। संयुक्त राष्ट्र की विशेष प्रतिनिधि सिग्रीड काग ने कहा, ये मानो ऐसा है जैसे जहाज डूब चुका हो और अब कुछ लोगों को बचाने के लिए नावें भेजी जा रही हों और लोग अब उम्मीद खो चुके हैं। वहीं इसराइल हिमायती गजा ह्यूमैनिटेरियन फंड यानी GHF ने बयान जारी किया है कि कोई मौत नहीं हुई है, सिर्फ 2 मामूली केस हुए हैं, एक डिहाइड्रेशन से और एक हल्की चोट आई है। GHF ने यह भी आरोप लगाया है कि हमास और अन्य संगठन जानबूझकर उनके खिलाफ गलत खबरें फैला रहे हैं ताकि अमेरिका और इसराइल को नुकसान पहुंचे। इजराइल हमास का खात्मा करने के लिए गाजा पर लगातार हमले कर रहा है, मिसाइलें दाग रहा है, लेकिन इन हमलों का असर हमास की बजाय गाजा में रह रहे उन निहत्थे लोगों पर पड़ रहा है जिनका इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। इजराइल हमास के बीच चल रहे युद्ध की वजह से गाजा में भयंकर तबाही मची हुई है। छोटे छोटे मासूम बच्चों की जान चली गई है, खाना नहीं मिल रहा है और लोग भूखमरी से मर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर हमास और इजराइल के बीच इस जंग का अंत कब होगा? क्या इजराइल नहीं चाहता कि ये युद्ध रुके? ऐसे सवाल उठने की एक बड़ी वजह है हमास और अमेरिका के बीच हुई युद्ध विराम को लेकर बातचीत। जानकारी के मुताबिक हमास ने मंगलवार को अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ की ओर से पेश किए गए नए युद्ध विराम प्रस्ताव को मंजूरी देने का ऐलान किया है, जो गाजा पट्टी पर चल रहे इजरायली आक्रमण को रोकने की कोशिशों में संभावित सफलता की उम्मीद जगा रहा है। एक आधिकारिक बयान में हमास ने कहा, प्रस्ताव एक सामान्य रूपरेखा को रेखांकित करता है जिसमें एक स्थायी युद्ध विराम, गाजा पट्टी से इजरायली सेना की पूरी तरह से वापसी, मानवीय सहायता का तत्काल प्रवेश और समझौते की औपचारिक ऐलान के बाद एन्क्लेव के नागरिक मामलों को प्रशासित करने के लिए एक पेशेवर समिति का गठन शामिल है। हमास ने एक बयान और दिया और कहा कि इस समझौते में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थों की देखरेख में फिलिस्तीनी बंदियों की एक सहमत संख्या के बदले में 10 इजरायली बंदियों की रिहाई के साथ साथ कई शवों की वापसी शामिल है। तो वहीं विटकॉफ ने व्हाइट हाउस प्रेस ब्रीफ के दौरान कहा, हम एक समझौते को प्रस्तुत करने के करीब हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें युद्ध विराम और संघर्ष के लंबे समाधान पर पहुंचने की उम्मीद है। खास बात तो यह है कि हमास ने बयान जारी कर युद्ध विराम समझौते पर सहमति जता दी है।
लेकिन इजराइल की ओर से युद्ध विराम समझौते को लेकर अभी तक कोई बयान नहीं आया। नेतन्याहू पर आरोप है कि वो युद्ध को लंबा खींचना चाहते हैं और बंदियों की रिहाई की उन्हें चिंता नहीं है। युद्ध विराम के लिए दोनों पार्टियों के राजी होने की जरूरत है। पिछला युद्ध विराम भी इजराइल की ओर से तोड़ दिया गया था, ऐसे आरोप और दावे किए जाते हैं। वहीं ट्रंप ने गाजा की स्थिति पर बोलते हुए कहा, हम गाजा में पूरी स्थिति से निपट रहे हैं। हम गाजा के लोगों को भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। ये बहुत ही खराब स्थिति है। 7 अक्टूबर का दिन बहुत ही खराब दिन था। लोग इसे भी नहीं भूलेंगे। इजराइल का युद्ध विराम समझौते पर कहना है कि उसकी शर्तों को नहीं माना जा रहा है। इस वजह से वो युद्ध विराम पर राजी नहीं हो रहा है। लेकिन सवाल ये भी है कि अगर इजराइल युद्ध विराम को लेकर तैयार नहीं हुआ तो हालात और ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। ऐसे में अब अमेरिका को दोनों देशों को बिठाकर समझौते पर दोनों देशों की सहमति बनानी होगी ताकि इस युद्ध को रोका जा सके और जो निहत्थे लोगों की जान जा रही है उनको बचाया जा सके।